उतना ही काफ़ी वास्ट है। तो रसिया के बारे में पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, उसके हिस्ट्री को, उसके कल्चर को समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। काफ़ी डीप जाना पड़ता है क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी रिच है उसकी। बट हम लोग शॉर्ट में थोड़ा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगेगा, हम लोग उसको थोड़ा-सा कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को पता है रसिया जो है एरिया वाइज़ बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है और ये एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को कवर करता है, मतलब दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। इसके अलावा 2 और कंट्री है, टर्की और कज़ाकिस्तान, जो यूरोप और एशिया दोनों के बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो इसीलिए रसिया को यूरेशियन प्लेन भी कहते हैं। यूरेशियन प्लेन पर ये सिचुएटेड है। तो रसिया जितना बड़ा है देखने में, साइज़ के हिसाब से जितना वास्ट है, उतना ही पॉपुलेशन कम है इसका। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस काफ़ी हार्श है रसिया के और वहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी पहले से ही, अर्ली टाइम से ही ये प्रॉब्लम्स रहे हैं रसिया में। तो अगर रसिया की बात करें तो रसिया के पीपल जो हैं वो काफ़ी एप्रिशिएट किए जाते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि जिस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं वहाँ क्लाइमेट कंडीशंस को, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बाहर के डिप्लोमेट्स अगर विजिट करते हैं रसिया, तो उनका जो कमेंट होता है, लाइक 16th सेंचुरी में एक डिप्लोमेट ने कहा था कि रसिया का विंटर इतना सीवियर होता है कि अगर आप एक पानी की बूंद भी अगर हवा में उछाले तो वो फ्रीज हो जाती है ग्राउंड तक पहुँचने से पहले। तो ये सब चीज़ें हैं रसिया की, ठीक है? और रसिया की स्टोरी जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सफरिंग और सर्वाइवल को दिखाता है। बिकॉज़ रसिया ने जितने इन्वे इन्वेजन्स झेले हैं, जितने सर्वाइव किए हैं, कई हारे भी हैं, उन पर रूल भी किया गया है। तो ये सारे शुरू से ही रसिया को फेस करना पड़ा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, उसमें जो रसिया का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें इंडो यूरोपियन, यूराल, आल्टिक एंड डाइवर्स अदर पीपल्स हैव ऑक्युपाइड व्हाट इज नाउ द टेरिटरी ऑफ रसिया। मतलब रसिया की जो टेरिटरी है वो यूराल रीजन, यूराल आपने सुना होगा, एक माउंटेन रेंज है रसिया में, ठीक है? यूराल रीजन है, उस पे रसिया फैला हुआ है। फिर अ, अल्ताई रीजन है, अल्ताई रीजन जो सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में आता है। यूराल रीजन जो है सेंट्रल यूरोप में आता है। तो यहाँ पर यूराल एंड अल्ताई जो दिया हुआ है, ये दोनों माउंटेन रेंजेज हैं, ठीक है? इसकी वजह से ये दोनों रीजन्स डिफाइन होते हैं, ठीक है? और काफ़ी ओल्ड रहा है, इसका हिस्ट्री काफ़ी ओल्ड रहा है। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग बीच में कोई अपना वीडियो प्ले नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमारे स्क्रीन पर आ जाता है और फिर कंटेंट वो हो जाता है, कट जाता है। तो और एंशिएंट टाइम से ही देखें तो ग्रीक, ईरानियन सेटलमेंट्स अपीयर्ड हुए यहाँ पर, इन्वेजन्स हुए हैं और जो इन्वेजन्स हुए हैं वो काफ़ी नोमैडिक पीपल होते थे। जो एशिया का रीजन्स हो गया, मंगोल रीजन हो गया, सेंट्रल एशिया जो आता है, अरेबियन रीजन आता है, तो वहाँ के जो नोमैडिक पीपल्स थे और सेंट्रल यूरोप भी, मतलब कि अगर हम लोग साउथर्न यूरोप में जाए, तो यूरोप से भी काफ़ी नोमैडिक पीपल, काफ़ी टाइप के नोमैडिक पीपल्स आए थे जो इन्वेड किए थे रशिया को। तो उसमें से कुछ आपको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, जैसे हुन्स थे। तो और इन्हें ये भी कहा था डिफरेंट एथनिक ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते हैं। अगर एथनिक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो सर्टेन टाइप ऑफ कल्चर, एक पार्टिकुलर कल्चर को जो फॉलो करता है ग्रुप ऑफ पीपल, उसको एक सर्टेन एथनिक ग्रुप कहा जाता है। लाइक अगर हम इंडियन कल्चर को फॉलो करें तो हम हमारा एथनिक ग्रुप जो है वो इंडियन हो जाएगा, ठीक है? तो तो एथनिक ग्रुप यही होता है। तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो आए थे रसिया में, आकर वहाँ पे अपने आप को बसाया, वहाँ पर सर्वाइव किया, लाइक हुन्स थे, अवार्स थे, गॉथ्स थे, मगियार्स थे, ठीक है? और उसके बाद फिर स्लाव्स आए थे। अगर इन सब के हिसाब से देखा जाए, मैं थोड़ा-थोड़ा बता दूँगा। हुन्स जो थे वो एशियाटिक नोमैडिक पीपल थे, जो 4th-5th सेंचुरी के अराउंड यूरोप को इन्वेड किए थे, ठीक है? और आज ये बेसिकली आज जो मंगोल रीजन होता है ना, सेंट्रल एशिया में मंगोल रीजन्स है, वहाँ से वो आए थे। अवार्स जो थे वो एथनिक ग्रुप फ्रॉम कॉकेशियन रीजन था।
आपने कॉकेशिया रीजन के बारे में सुना होगा, ये रसिया में मतलब रसिया में ही है, रसिया के बाउंड्री पर है, ठीक है? तो ये अवार्ड जो थे वो वहाँ से आए थे और ये बेसिकली बाल्टिक एंड कैस्पियन सी जो है इसके बीच का एरिया जो है उसको कॉकेशियस रीजन कहते हैं, ठीक है? जो गोथ्स थे वो नोमैडिक जर्मैनिक पीपल थे, मतलब वो जर्मनी के साइड से आए थे, जहाँ पर अभी जर्मनी है अर्लियर एज में, जो वहाँ पर नोमैडिक पीपल थे, तो वहाँ से उठकर वो आए थे और रसिया में आकर खुद को बसा लिया था। और वो गोथ्स जो थे वो रोमन एम्पायर के अगेंस्ट फाइट भी किए थे, ठीक है? तो वो फाइट किए थे रोमन एम्पायर के अगेंस्ट, फिर आकर रसिया में खुद को बसाया। फिर मगियार्स थे जो हंगरी से आए थे, अभी जो प्रेजेंट हंगरी है, तो उस रीजन से उठकर ये मगियार्स आए थे, ठीक है? तो ये कुछ नोमैडिक पीपल्स है, एथनिक ग्रुप्स हैं जो रसिया में आकर सर्वाइव किए थे, बाहर से आए थे। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आज भी मतलब अपना जिसका आप जिस एथनिक ग्रुप के लोग आज भी आपको रसिया में मिल जाएंगे, वो है स्लाव्स। अगर रसिया की हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो वो स्लाव्स होते हैं, ठीक है? तो ये स्लाव्स जो थे वो उस समय मतलब जिसमें वो रसिया में आए थे, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन यूरोप थे, तो यूरोप में सबसे बड़ा अगर एथनिक ग्रुप कोई था वो स्लाव्स था, ठीक है? वो यूरेशिया के नेटिव्स थे, जैसे आप उस मेन एरिया जो था वो सेंट्रल साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप था, फिर सेंट्रल ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, मतलब कंप्लीटली जो रसिया का चारों बाउंड्री हो गया ना, जो एशिया की तरफ से यूरोप की तरफ से, वो सारा एरिया में स्लाव्स का वर्चस्व था, ठीक है? वो सारे सारे एरिया में स्लाव्स रिसाइड करते थे, तो वहां से आए थे वो रसिया, ठीक है? रसिया को इन्वेड किए, वहां पर अब नोमैड्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, उनको जहाँ मिल जाता है, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ जाते हैं और अब खुद को बसा लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से वो रसिया भी आए थे। और प्रेजेंट डे में अगर बात करेंगे, मे बी ये इम्पोर्टेंट हो, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, स्लाव्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है? वो ईस्टर्न स्लाव्स है, वेस्टर्न स्लाव्स है एंड साउदर्न स्लाव्स है, ठीक है? ईस्टर्न स्लाव्स जो हैं उनके अंडर इम्पोर्टेंटली 3 कंट्रीज हैं, बेलारूस, रसा एंड यूक्रेन, ठीक है? अगर कोई नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ईस्टर्न स्लाव्स में जो है बेलारूस है, रसा है, यूक्रेन है। जो वेस्टर्न स्लाव्स हैं, वेस्टर्न स्लाव्स में चेक्स आते हैं, चेक्स किन्हें कहते हैं? चेक रिपब्लिक जो आज कंट्री है, आप चेक रिपब्लिक के बारे में जाना होगा, तो चेक्स आते हैं। पोल्स, पोल्स जो है वो पोलैंड के नेटिव्स को कहा जाता है, तो प्रेजेंट टाइम में पोलैंड जो है वो वेस्टर्न स्लाव्स में आता है। स्लोवाकिया, ठीक है? स्लोवैक्स, जिसके नेटिव्स को स्लोवैक्स कहते हैं, पीपल को स्लोवैक्स कहते हैं, ठीक है? तो स्लोवेकिया, ये 3 जो है वेस्टर्न स्लाव्स में आते हैं। इसके अलावा 1-2 कंट्रीज हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? फिर साउदर्न स्लाव्स आते हैं, जिसमें बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है एंड सर्बिया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर जहाँ के लोगों में अभी भी स्लाव्स, एथनिक ग्रुप स्लाव्स जो है वो अ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है? तो ये रसिया का जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स बाहर से आकर यहाँ पर सर्वाइव किए थे, ये उनके बारे में था। और जो स्लाव्स जब आए थे वो 7 टू 9th सेंचुरी में आए थे। उस समय रसिया नहीं हुआ करता था, रसिया का नाम जो था उसमें कीव रूस था, ठीक है? जब हम लोग रसिया को डिवाइड करते हैं तो सर्टेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रशियन हिस्ट्री को, इसमें एक कीव रूस का टाइम आता है, फिर मस्कोवाइट रसिया का टाइम आता है, फिर इम्पीरियल रसिया का टाइम आता है, फिर सोवियत रूस आता है, फिर पोस्ट सोवियत एरा आता है 1991 के बाद। तो रसिया के हिस्ट्री को बेसिकली मतलब 9th सेंचुरी से आप कह सकते हैं, 9th सेंचुरी से स्टार्ट होता है वो, और 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है? तब से बाहर से कई एथनिक ग्रुप्स आए, रसिया में बसे, ठीक है? वहाँ पर रूल किया, कई सारे वार्स रसिया ने किए हैं। वहाँ के जार्स जो होते थे उन्हें काफ़ी वार करना पड़ता था, कभी जर्मनी के साथ, कभी फ्रांस के साथ, मंगोल्स के साथ होता था, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स जो है रसिया वो हमेशा से फेस करता रहा है। तो ये कहा भी जाता है कि रसिया ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सर्वाइव किया है, उन्हें सर्वाइव करना पड़ा है, काफ़ी डिफ़िकल्टी झेला है अपने आप को आज इतना डेवलप बनाने में। तो
जो आप फिर हम लोग लैंग्वेज पर आते हैं। रसिया का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात करें अगर, तो रशियन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली स्लाव्स का जब इमिग्रेशन हुआ था, मतलब रसा के टेरिटरी में जो स्लाव्स आए थे, तो जो पोलैंड से आए थे, फिर दूसरे साइड से आए थे, दो तीन टाइम पर इन्वेजन हुआ था, माइग्रेशन हुआ था स्लाव्स का। तो फिर वो अपने आप को डिफरेंट एरिया में वहाँ पर डेवलप किया, जैसे रिवर एल्बे है उसके किनारे अपने आप को बसाया, फिर एड्रियाटिक सी है, तो जहाँ से वो आते थे, जहाँ पर एरिया उनको मिलता था वहाँ पर बस जाते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वेस्टर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न स्लोवेनिक गेव राइज टू द मॉडर्न लैंग्वेज नोन एज यूक्रेनियन, बेलारसियन एंड रसियन। तो यहाँ से जो है अगर लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज भी जो है काफ़ी कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे इंडियन लैंग्वेज है वो किस में आता है, जर्मन जो है वो किस में आता है, फ्रेंच किस में आता है, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। उसी में जो ईस्टर्न स्लोवेनिक लैंग्वेज था, उसके कैटेगरी में यूक्रेनियन, बेलारसियन एंड रसियन आता है। अब रसिया का जो स्क्रिप्ट है, रसियन लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है ये दो नेम, कॉन्स्टेंटिन एंड मेथोडियस, ठीक है। ये दोनों जो हैं, आज रशियन लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है, सिरिलिक स्क्रिप्ट, ये इनकी वजह से है, कॉन्स्टेंटिन एंड मेथोडियस, ठीक है। ये जब व्लादिमीर वन किंग थे रसा के 988 में, जब क्रिश्चियनिटी रसिया में आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि रसिया में क्रिश्चियनिटी कब आया था, ठीक है। तो रसिया में क्रिश्चियनिटी जो है 988 में आया था, ठीक है, 988, ठीक है। तो 988 में क्रिश्चियनिटी रसिया में आया था, तो उस समय उसके जस्ट पहले उसमें व्लादिमीर वन जो थे वो किंग थे, जार थे रसा के। तो उन्होंने बुलवाया था कॉन्स्टेंटिन मेथोडियस को, क्यों? क्योंकि जो चर्च का जो होली बुक कहते हैं ना, प्रीच करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए उसको ट्रांसलेट करना था, ठीक है। तब उन्होंने उसी समय सिरिलिक अल्फ़ाबेट का वो किया था, इजाद किया था, और उस समय से रशियन लैंग्वेज का जो अ, अल्फ़ाबेट है वो सिरिलिक कहलाता है, ठीक है। और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया है, मिलता-जुलता है, ठीक। तो ये लैंग्वेज का पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी ऑफ रसा। अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स रह जाएँगे तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी ऑफ रसिया। तो रसिया कितना वास्ट है आप लोग को पता है। इसमें जो अर्थ 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, अटलांटिक, पैसिफिक एंड अरेबियन आर्कटिक ओशियन, ठीक है। 1/10 ऑफ ऑल द लैंड ऑफ अर्थ जो है वो रसिया में ही है। फॉरेस्ट जो है 14% ऑफ फॉरेस्ट जो है वो रसा का रसम मतलब वर्ल्ड का 14% ऑफ फॉरेस्ट जो है वो रसिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, जैसे साइबेरिया हो गया, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि साइबेरिया क्या होता है, ठीक है। साइबेरियन रीजन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये रसिया में है और काफ़ी ठंड पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। फिर रशियन लैंडस्केप की बात करें, रशियन लैंडस्केप वेरीज फ्रॉम वास्ट डेजर्ट्स टू फ्रोजन कोस्ट लाइन, टॉल माउंटेन्स टू जैंट मार्शेज। रसिया में बहुत सारे माउंटेन रेंजेज हैं और बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको रसिया के माउंटेन्स रेंजेस के बारे में पता चलेगा, और बहुत बड़े-बड़े रेंजेज हैं वहाँ पर, काफ़ी माउंटेन पीक्स जो हैं वो भी काफ़ी हाइट पर हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स मिल जाएँगे आपको, ग्रासलैंड्स मिलेंगे जो काफ़ी फेमस है, स्टेपीज़। ये स्टेपीज़ जो है ये काफ़ी फेमस है। जब रसिया का ग्रेट पेट्रियोटिक वार हुआ था तो उसमें भी स्टेपी का काफ़ी नाम आता है, क्योंकि स्टेपी रीजन जो था वहाँ पर ही जर्मनी के साथ रसिया वार किया था, ठीक है। तो स्टेपी आपको याद होना चाहिए कि स्टेपी जो है रसा में है, वो टॉल ग्रासेस होते हैं वहाँ पर, ग्रासलैंड है ये, ठीक है। फिर टैगास, ठीक है। तो ये टैगा जो है ये फॉरेस्ट है, रसिया का फेमस फेमस फॉरेस्ट है, और इसमें बेसिकली पाइन ट्रीज मिलते हैं, वेरी टॉल, दे आर वेरी टॉल। पाइन ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं। पाइन्स के ट्री मिलते हैं, फिर के मिलते हैं, तो ये सारे मिलकर टैगा फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस है, टैगा जो है, रसिया में काफ़ी जाना जाता है इसको।
क्योंकि ये जो है लार्जेस्ट अनब्रोकन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है टैगा को, लार्जेस्ट अनब्रोकन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और ये मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट का 19% जो है रिप्रेजेंट करता है टैगा। और किसी पोइट ने इसे कहा था यूनिवर्स विदाउट एन एंड, मतलब टैगा के बारे में कहा था किसी पोइट ने कि टैगा फॉरेस्ट इज अ यूनिवर्स विदाउट एनी एंड। ठीक है। बट आज काफ़ी वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स के कारण, पेट्रोलियम की वजह से काफ़ी मात्रा में क्षति पहुँच रही है टैगा फॉरेस्ट को। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट की बात हुई। फिर रसिया में कई सारे लेक्स हैं, जिसमें आपको लदोगा हो गया, ओनेगा हो गया, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट यूरोप के 2 लार्जेस्ट लेक्स में से आते हैं। फिर लेक बैकाल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैकाल इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि लेक बैकाल जो है वो इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है। देन रिवर्स की बात करें अगर, तो वोल्गा इज़ द रसियाज़ एंड यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर। वोल्गा रिवर जो है वो रसिया एज वेल एज यूरोप की भी लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है। और फिर वोल्गा जो है कैस्पियन सी में उसमें एक ट्रिब्यूटरी, मतलब एक तरफ से कैस्पियन सी में खुलती है। ठीक है। और कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। तो टू ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक्स आर इन द रसा, इसमें कैस्पियन सी है। डिफरेंस दोनों में देखिएगा, कैस्पियन सी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है एंड बैकाल जो है वो है वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। और इसी वजह से मतलब और लेक बैकाल को रसियन जो है वो रेफर करते हैं ब्लू आई ऑफ साइबेरिया। तो अगर आपको ये कहीं पे दिखे कि ब्लू आई ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है, तो लेक बैकाल को कहा जाता है ब्लू आई ऑफ साइबेरिया। और ये इतना डीप है, इतना डीप है कि इसको वर्ल्ड का बिगेस्ट वाटर रिजर्वायर कहा जाता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर लेक बैकाल जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट वाटर रिजर्वायर है, ऑल्दो ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लेक नहीं है, बट इतना डीप है कि उसमें वाटर जो है लगभग 1/5 ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिजर्व वहाँ पर है। ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पे जितने लेक्स थे उन सारे को कंबाइंड कर दें तो भी वो उतना वाटर रिजर्व नहीं है वहाँ पर जहाँ पर जितना लेक बैकाल में अकेले है। ठीक है। तो इसलिए लेक बैकाल को याद रखिएगा, कैस्पियन सी को याद रखिएगा। ओके। उसके बाद फिर यूराल माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने शुरू में बताया था आपको, यूराल एंड अल्ताई। तो यूराल माउंटेन रेंज जो है उसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है उसको नरोदनया गरा कहते हैं। अब यहाँ पर नरोदनया गरा ये हाईलाइट है, नरोदनया गरा। नरोदनया जो है ये एक वर्ड होता है रसिया में, रशियन में नरोदा। नरोदा मीन्स पीपल होता है। ठीक है, पीपल। तो नरोदा से ये नरोदनया बना है। ठीक है। और गरा मीन्स माउंटेन होता है। तो नरोदनया गरा मतलब नरोदनया माउंटेन, ये जो है यूराल रीजन का हाईएस्ट पीक है। ऑल्दो इसका मतलब अगर रसिया की जो हाईएस्ट पीक की बात करें एल्ब्रस जो है, उसके मुकाबले बहुत कम है ये इसका हाइट, बट उस रीजन में ये नरोदनया जो है काफ़ी फेमस है और हाईएस्ट है। ठीक है। और रसिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, यू नो, आप लोग को ये पता है। और यूएसए से काफ़ी नज़दीक पड़ता है रसिया एक साइड से, क्योंकि ऑल्दो ये यूरोप में है और कॉन्टिनेंट में है, बट सिंस इतना बड़ा है कि वो हम लोग अगर मेजर करें तो काफ़ी नज़दीक पड़ता है एक साइड से। ओके। द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स रसिया फ्रॉम द यूएसए एंड द नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। तो ये भी याद रखिएगा, रसिया को यूएसए से कौन सी स्टेट सेपरेट करती है, तो द बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रसिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन था थोड़ा मोड़ा, और जो पॉइंटेड नोट्स होंगे वो लास्ट में मेंशन्ड है मिसलेनियस में। ठीक है। तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, और कुछ अगर आप लोग को लगे कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बट मेंशन नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फेमस रिवर्स इन रसिया। ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि वोल्गा जो है सबसे फेमस रिवर है रसिया का, क्योंकि वोल्गा यूरोप और रसिया दोनों का सबसे बड़ा रिवर है। ठीक है। और इसको क्रेडल ऑफ रशियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है।
वोल्गा को क्रेडल ऑफ रशियन सिविलाइजेशन कहते हैं। इतना नहीं, आई थिंक वोल्गा को द मदर भी कहते हैं रशिया में। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गंगा रिवर को माँ कहते हैं, माँ गंगा कहते हैं, उसी तरह से वोल्गा को भी द मदर रिवर कहते हैं रशिया में। ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द कंट्रीज 20 लार्जेस्ट सिटीज आर इन द वोल्गा बेसिन। वोल्गा बेसिन का मतलब हुआ, मतलब वोल्गा के किनारे ऑलमोस्ट 20 लार्जेस्ट सिटीज जो रशिया के हैं वो सिचुएटेड है। ठीक है। तो वोल्गा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है रसिया के हिसाब से बात करें तो। फिर कैपिटल ऑफ रसिया जो है मॉस्को। मॉस्को हालांकि मस्कवा रिवर के किनारे बसा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मॉस्को जो है वो मस्कवा रिवर के किनारे है। एंड फिर वोल्गा जो मोस्ट रिवर बोट्स क्रूजेज बिटवीन मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑन द वोल्गा। वोल्गा जो है कई सारे सिटीज को जोड़ती है। अगर वोल्गा की बात करें, वो इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है कि रसिया के कई सारे सिटीज़ को जोड़ती है। और उसी में जो रिवर बोट्स का जो क्रूजेज़ होते हैं, वहाँ पर उसका भी सिस्टम है रसिया में। ठीक है, तो वो भी इन फंक्शन होता है और उसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। फिर आता है मस्कवा रिवर। तो मस्कवा रिवर जो है मॉस्को सिट्स ऑन द बैंक ऑफ मस्कवा रिवर। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ मस्कवा में देखिए या फिर आप वोल्गा के किनारे देखिए। मतलब यहाँ पर रसिया का, आप लोग अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो काफ़ी ग्रेट ग्रेट आर्किटेक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनाए गए हैं। और मॉस्को मॉस्को में तो कई सारे हैं। इसीलिए जो मस्कवा रिवर के किनारे आप जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहीं पर, यहाँ पर यही दिया हुआ है, मेनी ऑफ द सिटीज फाइनेस्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मस्कवा रिवर के किनारे हैं। और क्रेमलिन है वहाँ पर। आप ये याद रखिएगा, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रेमलिन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेमलिन जो है मॉस्को का हर्ट है, मतलब मॉस्को के हर्ट में सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ मॉस्को, सेंट्रल मॉस्को में सिचुएटेड है। ठीक है। फिर यहीं पर क्रेमलिन के पास ही सेंट बेसिल चर्च है। ठीक है, सेंट बेसिल चर्च के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे मॉस्को मॉस्को में ही मॉस्को कैनाल है। ठीक है, विच allows मस्कवा टू रीच द अपर वोल्गा टू द नॉर्थ। मतलब मॉस्को कैनल कैनाल की वजह से मस्कवा रिवर जो है वो वोल्गा से कनेक्ट होता है। ठीक है। और फिर एक साइड से ओका रिवर जो है, ये भी रसिया में है, ओका रिवर इससे कनेक्ट होता है। तो मस्कवा रिवर जो है वो वोल्गा एंड ओका दोनों से कनेक्ट होता है, दो साइड से। ठीक है, तो ये वोल्गा था और मस्कवा था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा कि मॉस्को जो है मस्कवा के किनारे सिचुएटेड है। फिर आते हैं लोग नीवा रिवर। नीवा रिवर अगर आए तो आपको पहला अगर कोई सिटी का नाम याद होना चाहिए तो वह है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो बर्ग जो है वो नीवा रिवर के किनारे सिचुएटेड है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है, और सेंट पीटर्सबर्ग को वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। रशिया के ब्यूटीफुल सिटीज़ की अगर बात करें, रशिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और रशिया के ब्यूटीफुल सिटीज़ की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग का नेम मतलब काफ़ी ऊपर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे हैं। अ, नीवा रिवर है जो कि उसकी ब्यूटी को और बढ़ा देता है। और सेंट पीटर्सबर्ग को में वाइट नाइट्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वाइट नाइट्स। क्योंकि जून के मंथ में, जब मिड नाइट में, जून के मंथ में क्या होता है सेंट पीटर्सबर्ग में, मिड नाइट में जाकर सूर्यास्त होता है, सनसेट जो होता है मिड नाइट में होता है। और सनसेट के बाद भी इवन, मतलब कहते हैं ना, जिस तरह से हमारे यहाँ 4-5 बजे के आसपास जो जिस तरह का लाइटिंग रहता है, लाइट रहता है बाहर, वो वहाँ पर मिडनाइट 2 बजे के बाद रहता है। जून के महीने में इवन सनसेट हो जाता है फिर भी। और इसी वजह से कहा जाता है कि 24 आवर्स तक वहाँ पर सनसेट होता ही नहीं है सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है। तो इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग को वेनिस ऑफ नॉर्थ कहा जाता है, सिटी ऑफ वाइट नाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। और फिर नीवा रिवर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ पर सेंट सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ कुछ विंटर पैलेस है, हर्मिटेज है, ये कुछ समर गार्डन से, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना, बस मेंशन्ड है।
फिर नीवा जो है वो कनेक्ट करता है लेक लदोगा एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। हमने ऊपर बात किया था कि लेक लदोगा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द यूरोप है, ठीक है। तो लदोगा को जो है वो फिनलैंड से कनेक्ट करता है, नीवा रिवर, ठीक है। तो नीवा का जो इतना इम्पोर्टेंस है वो सारा का सारा सेंट पीटर्सबर्ग से ही रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है ओब रिवर। ओब जो है, ओब की बात करें तो अ, ओब काफी कहते हैं ना, इसका लंबाई जो है काफी ज्यादा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर नहीं है ये, लेकिन काफी लंबा है। इतना लंबा है कि जो ट्रांस साइबेरियन लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, आपने सुना होगा, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, वो ओब के किनारे है। मतलब ओब रिवर जो है उसके साथ साथ ये रहता है, ठीक है। इतना लंबा है ओब रिवर, इतना लंबा है। और ट्रांस साइबेरियन तो आपको पता है कि रसिया को दो बॉर्डर, रसिया के दोनों बॉर्डर को जोड़ता है, इसलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। फिर ओब जो है ये आर्कटिक ओशियन में जाकर गिरता है, आर्कटिक ओशियन से कनेक्टेड है। और फिर दो पेनिनसुला है, जो यमाल पेनिनसुला एंड गायदा पेनिनसुला, इन दोनों को। हेलो, सॉरी नेटवर्क कट गया था, सो सॉरी। ओके, तो हम लोग ओब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, I think उससे पहले फाइन था नेटवर्क। तो ओब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओब जो है मैं बता रहा था कि ओब जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के साथ साथ है। मतलब ओब वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड नहीं है, ना तो लॉन्गेस्ट है। लेकिन ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, उसके साथ ये ट्रैवल करता है। ओब तो ट्रांस साइबेरियन जो है वो ओब के किनारे किनारे ही ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर ओब जो है ये एक तरफ से आर्कटिक ओशियन में फ्लो करता है। और दो पेनिनसुला हैं रसिया के, जो यमाल पेनिनसुला है, फिर गायदा पेनिनसुला है, इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा ओब के बारे में जानने की ज़रूरत वैसे नहीं है। फिर आता है यूराल रिवर, ठीक है। यूराल माउंटेन रेंज जो है, यूराल माउंटेन रेंज में जो है यूराल रिवर रिवर सिचुएटेड है, ठीक है। तो वहाँ से यूराल जो है वो रसिया और कजाकिस्तान को सेपरेट करता है। अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि विच रिवर सेपरेट्स रसिया एंड कजाकिस्तान, तो यूराल रिवर है। और ये यूराल रेंजेज में आते हैं, यूराल माउंटेन रेंज जो है वो उसमें आता है, ठीक है। फिर ये रिवर्स हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थे रसिया के, इसमें मस्कवा, नीवा, वोल्गा, ओब, यूराल। अब आते हैं फेमस माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में आपको अभी जस्ट ऊपर हमने चर्चा किया था, नरोदनया माउंटेन, ठीक है। नरोदनया गरा, जो जो हमने बताया था कि नरोदनया जो है एक वर्ड है रसिया में, रशियन में नरोदा, नरोदा से नरोदनया बना है, ठीक है। तो नरोदनया माउंटेन है। और ये जो है हाईएस्ट पीक इन यूराल रीजन है, आपको पता है, आई थिंक नरोदनया पे हम डिस्कस कर लिया है। कहा जाता है कि इसके पीछे दो स्टोरीज हैं। मतलब इसका नाम नरोदनया कैसे पड़ा, इसके पीछे दो स्टोरीज हैं। एक तो है कि 1927 में जब फर्स्ट एक्सपेडिशन हुआ था, मतलब उससे पहले नरोदया माउंटेन पे कोई एक्सपेडिशन नहीं हुआ था। बट 1927 में जब फर्स्ट एक्सपेडिशन हुआ था तो वहाँ पर लोगों ने पीपल्स माउंटेन करके नाम दे दिया उसे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है वो अ, इसी माउंटेन से एक रिवर आती है, नरोदा रिवर, सेम उसी नाम पर है, नरोदा पड़ी है। तो नरोदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है उस माउंटेन रेंज से, इसलिए उसके कारण नाम पड़ गया इसका नरोदनया माउंटेन। तो ये अपनी अपनी स्टोरीज हैं, कोई कोई हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं, कोई हिस्टोरियंस बिलीव नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि यूराल रीजन का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो नरोदनया है, ठीक है। फिर आते हैं बल्शोई काच।
ये जो है कॉकेशियस रीजन जो है रसिया का, उसमें ये सिचुएटेड है। और इसको बलसोई कास नेचर पार्क भी कहते हैं, ठीक है, जो कि अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका किस तरह का माउंटेन रेंजेज है ये। मतलब जिस तरह से माउंटेन्स कई तरह के होते हैं, स्नो वाले होते हैं, आइसी होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सूखा वाला जो कहते हैं, सिर्फ पहाड़ है, पहाड़ है, स्लोप वगैरह कुछ नहीं है। ये उस तरह से फोर्ट्रेस टाइप का ये स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, फोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर देता है। और ये पूरा माउंटेन रेंज जो है इसको कहते हैं बलसोई गार्ड्स। ओके, और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सिंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे आता है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कई सारे लोग आते हैं बहुत जगह से इसको देखने के लिए। फिर नेक्स्ट माउंटेन जो है वो है किजिल टाइगा, ठीक है, किजिल टाइगा। तो इसको का सेक्रेट प्लेस फॉर लोकल्स लिविंग इन रसियाज टाइगा रिपब्लिक किजिल, ठीक है। तो जो एरिया में है ये माउंटेन, जिस एरिया में रसिया के जिस टाइगर रिपब्लिक में है, तो वहाँ पर उसको सेक्रेट प्लेस के नाम से जाता है। सेक्रेट मीन्स वेरी पायस, जब पवित्र इसको कहते हैं, प्योर। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है उस रीजन के पीपल के लिए। और यहाँ पर सायान माउंटेन रेंज भी है। अल्ताय जो माउंटेन रेंज का बात किया था हमने ऊपर, अल्ताय ये उसमें भी आता है। और एक रिवर जो है येंसई रिवर, येंसई रिवर, ये भी वहाँ से निकलता है उस माउंटेन रेंज से, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और फिर द किजिल टाइगा को रेड माउंट कवर्ड इन फॉरेस्ट कहा जाता है। मतलब रेड माउंटेन है जो कि फॉरेस्ट से कवर है। यहाँ पर जब फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट की वजह वजह से उसका कलर जो है वो रेडिश रहता है किजिल का, ठीक है, तो इसलिए रेड माउंटेन कवर्ड इन फॉरेस्ट भी कहा जाता है इसको। और ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत जगह से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो अगर आप रसा जाओ तो माउंटेन रसिया में देखने के लिए तो बहुत कुछ है। आप वहाँ के आर्किटेक्चर्स काफ़ी फेमस हैं, लेकिन साथ ही साथ आप माउंटेन्स को भी विजिट कर सकते हैं। फिर आपका आता है मुनकू सरद्याग। हालांकि ये सारे माउंटेन्स उतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं, बट नाम भी अगर याद रहे तो आपके लिए काफ़ी है। जैसे इटर्नल बाल्ट पीक है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्नो ही पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इस माउंटेन को बाल्ट पीक कहा जाता है। बाल्ट मतलब ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ स्नो ही स्नो रहता है, ठीक है, इस वजह से इसका ऐसा नाम पड़ गया है। फिर बेलुखा है। बेलुखा जो है गोल्डन माउंटेन ऑफ अल्ताय, अल्ताय जो माउंटेन रेंजेज है उसमें बेलुखा माउंटेन है। इसका नाम बेलुखा क्यों है? तो रशियन में एक वर्ड होता है बेली, बेली मीन्स वाइट होता है, ठीक है, तो बेली से ये बेलुखा बना है। और बेलुखा जो वाइट क्यों है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्नो की वजह से जो है इसका पूरा कलर जो होता है वाइट दिखाता है हमेशा, ऑलवेज, मतलब एवरी टाइम, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ऑफ द ईयर ये वाइट ही रहता है। शायद इसी रीजन से इसको गोल्डन माउंटेन, ये बेलुखा कहा जाता है। तो बेलुखा इज द पार्ट ऑफ गोल्डन माउंटेन्स ऑफ अल्ताय, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखिए ये माउंटेन भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है। तो रसिया में रसिया के जो माउंटेन्स है वो भी हेरिटेज साइट में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रसिया में लोग जो आते हैं वो कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो अब थोड़ा हम लोग हिस्ट्री पर चलते हैं। ये तो ज्योग्राफी पार्ट था, हम लोग रिवर्स कर लिए, लेक्स के बारे में पढ़ लिए, जो फेमस लेक्स थे, माउंटेन्स थे, ये 3-4 माउंटेन्स फेमस थे। फिर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं। रसिया के जो किंग होते थे उन्हें हम लोग जार्स कहते हैं, ठीक है। अ, मतलब अर्लियर अर्लियर डेज में जार्स कहा जाता है उन्हें। तो रसिया के किंग को जार्स कहते थे। और ये ओल्ड लैटिन नेम सीजर, आपने जूलियस सीजर ये सुना होगा, सीजर नेम सुना होगा, तो सीजर से ही ये जार जो है ये उठ के आया था। सीजर जैसे रोमन एम्पायर्स को सीजर्स कहते हैं, उसी तरह से रशियन एम्पायर को जार्स कहा जाता था। और आज भी अगर हम लोग बोलते हैं तो किंग ऑफ रशिया नहीं कहते हैं। मतलब आप अगर हिस्टोरिकल बुक्स में देखेंगे, जो हिस्ट्री के बुक्स लिखे हैं, हिस्टोरियन के द्वारा लिखे जाते हैं, वहाँ पर जार मेंशन होता है, किंग या एम्पायर मेंशन नहीं होता है।
तो हम लोग जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं उसका नाम निकोलस सेकंड है, ठीक है? निकोलस सेकंड जो है रसिया का लास्ट एम्परर था, ठीक है? लास्ट किंग, लास्ट जार जो कह लीजिए आप। उसके बाद जो है रसिया में मतलब एम्परर एम्परर सिस्टम जो है खत्म हो गया था, ठीक है? तो जो फाइनल जार जो था वो रसिया वो निकोलस सेकंड था। निकोलस सेकंड अपने करतूतों की वजह से बहुत ही बदनाम था लोगों के बीच। बहुत सारे रीजंस थे क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं था, डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल नहीं था निकोलस के पास, ठीक है? और उसके जो रेन था उसका निकोलस का, उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े लोगों को, ठीक है? जिसकी वजह से उसे हटा दिया गया था, फाइनली थ्रोन से हटा दिया गया था। तो ही इज़ नोन फॉर हिज मेनी बैड डिसीजंस, ठीक है? वो डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल नहीं था और ना ही वो अपने उसके जो मिनिस्टर्स होते थे उनका कुछ सुनता था वो। और कुछ अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें उसके रेन में क्या-क्या हुआ था, तो 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ था। एक तो वो लंबा टाइम रेन किया था, 1894 में बना था, 1917 तक रहा था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तब तक वो किंग रहा था रसिया का। तो उसमें 1905 का रिवॉल्यूशन आपने अगर सुना होगा, 1905 रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया, उसमें एक टर्म है ब्लडी संडे, ब्लडी संडे। ब्लडी संडे नाम नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वो क्या रेफर कर रहा है। मतलब वहाँ जब पीजेंट्स इनके इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, तो संडे मतलब उस संडे नाम दिया गया क्योंकि संडे का वो दिन था और जब पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे, तो अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी इसने पीजेंट्स के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी लोगों पर। सेम उसी तरह से स्ट्रीट पर ही अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया था पीजेंट्स के ऊपर। तो इसलिए ब्लडी संडे वो इवेंट जो है काफ़ी ड्रेडफुल था वहाँ पर 1905 का। फिर फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था। अक्टूबर रिवॉल्यूशन से पहले ऑल्दो रशियन पीपल जो थे वो नहीं चाह रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और रसिया जो है शुरू से वार ही करते आ रही थी। रशियन कंट्री शुरू से वार कर रहे हैं, ठीक है? और इतना नुकसान होता था, इतने पीपल का डेथ होता था कि रशियन पीपल इसके सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन निकोलस का जैसा बोला हमने बैड डिसीजन मेकिंग था उसका, वो वो ज़बरदस्ती रसिया को वार में कुदा दिया और इस वजह से 1917 में 1718 में जब 17 में जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद निकोलस को हटा दिया गया, थ्रोन से हटा दिया गया और फाइनली 18 में 1918 में एग्जीक्यूट किया गया। ही डिडंट डाई नेचुरली, ही वाज एग्जीक्यूटेड। तो आप समझ सकते हैं किसी कंट्री के ज़ार को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब वो कितना बुरा हो सकता था, कितना बुरा था वो अपने कंट्री के लिए, ठीक है? और इसका रीज़न ये भी था कि उसको नाम दिया गया था ब्लडी निकोलस क्योंकि उसका एसोसिएशन था रस्पुतीन के साथ। रस्पुतीन जो था एक पीजेंट था और वो खुद को हीलर बताता था। हीलर मतलब जो लोगों के दुख दूर कर दे, कुछ तरह प्रीचिंग वगैरह करता था। तो उसके उसके साथ भी उसका एसोसिएशन था। इस वजह से भी लोग उससे नफ़रत करते थे। ठीक है? तो बहुत सारे रीज़न्स थे और इस वजह से फाइनली 1918 में निकोलस सेकंड को एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया था। दूसरा जो ज़ार उसके बारे में पढ़ रहे हैं कैथरीन सेकंड। ये क्रॉनिकल वाय ऑर्डर में नहीं है, जो क्योंकि बहुत सारे ज़ार्स बने थे रसिया के, सबके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसके बारे में कर रहे हैं। तो कैथरीन सेकंड है, ठीक है? कैथरीन सेकंड जो 1762 में बनी थी, 1796 में वो हटी थी। तो काफ़ी लंबा इसने रूल किया था कैथरीन सेकंड और काफ़ी काम किया था इसने रसिया को एक्सपेंड करने में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल मोनार्क्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर फीमेल मोनार्क्स की बात करें तो बहुत सारे का नाम आता है, उसमें से एक कैथरीन सेकंड भी है। वो कुछ समय तक अपने उसके हस्बैंड जो थे पीटर थर्ड, कुछ समय तक उनके साथ रूल किया और फिर आफ्टर हिज डेथ जब पीटर जब पीटर थर्ड को असैसिनेट कर दिया गया था 1763 में, फिर कैथरीन सेकंड वाज द फर्स्ट फीमेल मोनार्क ऑफ रसिया, ठीक है? और फिर उसने रसिया को काफ़ी एक्सपेंड किया। जो रसिया का गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है रसिया का गोल्डन एज, उसमें मोनार्क किस मोनार्क के रेन में आया था, तो वो कैथरीन सेकंड थी।
बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, शी डिड सो मच फॉर अस। ठीक है, तो काफ़ी एप्रिशिएट किया जाता है और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ कैथरीन सेकंड का नाम रशियन हिस्ट्री में लिया जाता है। और और वो भी उस समय जब रसिया में सर्फडम था, मतलब सर्फडम जो होता है वो स्लेवरी सिस्टम था रसिया में। जो जिस सर्फडम की बात करें, अगर सर्फडम ये भी इम्पोर्टेंट है, रशियन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है ये। 1861 में सर्फडम को एबॉलिश कर दिया गया था। तो सर्फडम जो होता था, जैसे हमारे तरफ इंडिया में बंधुआ मजदूर वाला है कॉन्सेप्ट, ये सेम नहीं है दोनों, बट उसी तरह से वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम था। मतलब पीजेंट्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर या इस तरह से फिक्स कर दिया था, बांध दिया जाता था कि आपको काम करना ही करना है। तो वो सर्फडम उसमें रसिया में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करता था कैथरीन सेकंड के टाइम में, और वो फाइनली 1861 में एबॉलिश हुआ था। फिर नेक्स्ट जार की बात करें तो पीटर वन है, जिसको पीटर द ग्रेट भी बोलते हैं। पीटर द ग्रेट इसको क्यों बोलते हैं? तो कहा जाता है कि पीटर ने अपने पूरे टाइम में कोई बार हारा नहीं था। ऑल्दो हिस्टोरियन मेंशन करते हैं कि पोलैंड का किंग चार्ल्स सेकंड से बार हार गया था, लेकिन बाद में फिर उसे भी जीत लिया वो सेकंड टाइम में। तो इस वजह से पीटर द ग्रेट इसका नाम पड़ा है, और इसने रसिया को जितना एक्सपेंड किया है उतना किसी और मोनार्क ने नहीं किया। ये रसिया को काफ़ी ये रसिया में क्या था, कल्चरल रिवॉल्यूशन भी लाया था। मतलब ओल्ड कल्चरल ट्रेडिशंस जो थे उनको हटाकर ये न्यू पॉलिटिकल सिस्टम लाया था, सोशल सिस्टम लाया था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाया था रसिया में। ठीक है? तो काफ़ी एडवांस किया था। जो फर्स्ट कहते हैं कि फर्स्ट इंपीरियल रसियन नेवी, मतलब जिसमें पीटर रूल कर रहे थे, उस समय जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी था वो ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था। तो उस समय जब द फर्स्ट इंपीरियल नेवी को एस्टेब्लिश किया था पीटर ने रसिया में। और अ, पीटर ने सेंट पीटर्सबर्ग को भी डेवलप किया था 1712 में। और उसके बाद से 1917 तक पीटर्सबर्ग जो था वो रसिया का कैपिटल रहा था। ठीक है? और पीटर द ग्रेट जो थे वो रसिया के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे उनका जो इंडिपेंडेंसी था उसको भी खत्म कर दिया था। मतलब चर्च को बोला था कि विल वर्क अंडर द रेन ऑफ, मतलब अंडर द नेम ऑफ किंगडम। ठीक है? आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते हैं। फिर इवान, पीटर के बाद आता है नाम इवान। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, पीटर द ग्रेट एंड इवान द टेरिबल। नाम में ही इसको टाइटल ही दिया गया था, इवान द टेरिबल। ठीक है? यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है इसमें ऑल्दो दिया हुआ है कि इवान ने कुछ वैसा किया नहीं था, लेकिन मिसअंडरस्टूड किया था इसके नाम को। बट अगर इवान की हिस्ट्री की बात करें तो he did some he did many dreadful things, like जब 17 इयर्स का था तभी इसने एक प्रिंस को एग्जीक्यूट कर दिया था। फिर हालांकि इसने काफ़ी वर्क भी किया रसिया को एक्सपेंड करने में, रसिया के एक्सपेंशन में, डेवलपमेंट में काफ़ी वर्क किया इसने। बट उसके अलावा जो नोबेलिटी थे, नोबल नोबल पीपल थे रसिया के, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के कारण फेस करना पड़ा था इवान टेरिबल के कारण। ठीक है? और इवान जो था वो बयार से काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे। बयार जो वहाँ का एक ट्राइब थे रस्सा के, तो इवान काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे, और बयार को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम को भी बनाया था जिसका नाम अपरिचनीना था। ठीक है? ऑल्दो बाद में एबॉलिश कर दिया था, बट अपरिचनीना बनाया था। और हमने नीचे हम लोग पढ़ेंगे एक सेंट बेसिल कैथेड्रल था, चर्च। तो जब चर्च का वो इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था कि उसके बनाने के बाद जो आर्किटेक्ट था उसका, उसको ब्लाइंड कर दिया था इवान ने। जैसे हम यहाँ पर हमारे तक स्टोरी है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहाँ ने सारे मजदूरों के हाथ काट दिए थे। तो इवान ने भी कुछ वैसा ही किया था। जो सेंट बेसिल कैथेड्रल को बनाया था उसके आर्किटेक्ट को, डिज़ाइनर को ब्लाइंड कर दिया था ताकि ये ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन दोबारा ना कर सके। तो इन्हीं सब वजह से इवान को इवान द टेरिबल का नाम दिया गया। इवान, नॉट ओनली इवान द टेरिबल, इवान ग्रोजनी भी कहा जाता है। ग्रोजनी जो है एक वर्ड है, या ये देखिए यहाँ पर ग्रोजनी लिखा हुआ है। ग्रोजनी एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रेड। ड्रेड,
इसी सेंस में है ये। आई डोंट नो, आई थिंक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है नेटवर्क इशू के कारण। ओके, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्लास यूट्यूब पे हो जाएगी आप अपलोड, मे बी वहाँ पर सही रहे वॉइस, आप लोग देखना। एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं। माइकल वन, ये फाउंडर ऑफ रोमनोव डायनेस्टी कहा जाता है। जब इवान के डेथ के बाद जो चेंज हुआ था, जो डायनेस्टी चेंज हुआ था, रूलर जो थे वो चेंज हुए थे, तो उसके बाद रोमनोव डायनेस्टी आया था जिसका फाउंडर जो थे माइकल वन थे। ठीक है, फिर उसके बाद बोरिस वन है, ये भी रूरिकिड लाइन के थे। उसके बाद अलेक्जेंडर वन है, अलेक्जेंडर वन के बाद फिर अलेक्जेंडर थ्री है, द पीस मेकर। और अलेक्जेंडर थ्री के बारे में कहा जाता है कि पूरे अपने कैरियर में, मतलब इस हिस्ट्री में जब तक इन्होंने रूल किया, एक भी सिंगल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ना तो कोई वार हुआ, ना कोई रिवॉल्यूशन हुआ, ना कोई अपराइजिंग्स हुए इनके किंगडम में। ठीक है, तो बहुत पीसफुल रहा था, तो इसलिए अलेक्जेंडर थर्ड को द पीस मेकर कहा जाता है। ठीक है, फिर पॉल वन है। ये सब नेम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये सारे कुछ फेमस जार्स थे जिसमें आपको याद रखने हैं। कैथरीन सेकेंड को, पीटर द ग्रेट को, इवान द टेरिबल को, अलेक्जेंडर थर्ड को। इसके अलावा और निकोलस सेकेंड जो लास्ट किंग था रसा का। तो इसके अलावा कुछ और आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। फिर आते हैं रसिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जो रसिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रशियन वार्स। रसिया ने बहुत सारे वार्स देखे हैं शुरू से ही, हिस्ट्री में शुरू से ही देखा है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये 20th सेंचुरी जब हम लोग पढ़ेंगे, 20th सेंचुरी में बहुत सारा मतलब रिवॉल्यूशन हुआ है। 1905 का रिवॉल्यूशन, 1918 का रिवॉल्यूशन, फरवरी रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। ठीक है, बट उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो है नेपोलियनिक वार्स एंड वार ऑफ सेवंथ कोलिशन। ठीक है, ये नेपोलियनिक वार आप समझ सकते हैं कि नेपोलियन के साथ वार हुआ था रसिया का, तो इस कारण से नेपोलियनिक वार कहा जाता है। वार ऑफ सेवंथ कोलिशन क्योंकि एक दो कंट्री सिर्फ नेपोलियन एंड रसिया नहीं लड़ा था, रसिया के अपने एलाइज थे, नेपोलियन के अपने एलाइज थे, तो इन सारे के बीच वार हुआ था। और इसको 100 डेज वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेपोलियनिक वार जो है इसको 100 डेज वार भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, 100 डेज वार, तो ये याद रखिएगा। और नेपोलियन का जो लास्ट ईयर्स था उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब ये 100 डेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद उसको फिर से एग्जाइल कर दिया गया था। और ये 100 डेज वार कब हुआ था, जैसे आप लोग फ्रांस के बारे में जब पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने पढ़ा था कि नेपोलियन को 2 बार एग्जाइल किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब एल्बा आइलैंड ऑफ एल्बा पे एग्जाइल किया गया था, उसके बाद जो वापस आया नेपोलियन भाग के वहाँ से एस्केप कर गया था, और वापस आके फिर से अपने सपोर्टर्स के साथ उसने अपने हाथ में लिया और फिर वार छेड़ दिया था। ठीक है, और वो वार 100 डेज तक चला था। इसमें वाटरलू, आपने बैटल ऑफ वाटरलू आपने सुना होगा। तो फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन हार जाता है तो फिर उसे आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना पर एग्जाइल कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर बाद में उसका डेथ हो जाता है। तो उसमें ग्रेट, मतलब रसिया की तरफ से थे, ऑस्ट्रिया था, रसिया था, प्रूसिया था एंड यूनाइटेड किंगडम था, ये सब एक साथ लड़े थे। ठीक है, तो ये डेज ऑफ 100 डेज वार जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रशियन हिस्ट्री में। उसके बाद दूसरा टॉपिक है एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एंड मिलिट्री इंटरवेंशन। आप अभी भी अगर रसिया के बारे में न्यूज़ देखते होंगे तो आए दिन रसिया एंड यूक्रेन में क्रीमिया के ऊपर काफ़ी वो होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। रशियन ट्रूप्स और यूक्रेनियन ट्रूप्स रशियन ट्रूप्स एंड यूक्रेनियन ट्रूप्स में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आज से स्टार्ट नहीं है, इसका अगर हिस्ट्री देखें आप तो काफ़ी पुराना है।
रसिया का यूक्रेन के साथ क्रीमिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है। सबसे फर्स्ट टाइम जो है क्रीमिया जो था वो रशियन एम्पायर का पार्ट बना था 1783 में। 1783 आप समझ सकते हैं कितना पुराना ये है। जिस समय रसिया यूक्रेन अलग भी नहीं था, मतलब उस समय छोटे-छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो उस समय क्रीमिया जो है रसिया का पार्ट बना था। उसके बाद कई बार क्रीमिया ने खुद को डिनाउंस किया, रसिया के रेंज से अलग किया, इंडिपेंडेंट घोषित किया, बट फिर से कभी इम्पीरियल रसिया के अंडर वो आ गया, कभी सोवियत रूस के अंडर वो आ गया, ठीक है? तो ये क्रम चलता रहा। क्रीमिया अपने आप को इंडिपेंडेंट करता था, बट रसिया फिर से उसको कैप्चर करता था, एनेक्स करता था और ये चलते रहता, ये क्रम चलता रहा था। तो यूक्रेन जो था पहले वो यूक्रेन, रसिया सब एक छत के नीचे आते थे। तो प्रॉब्लम जो स्टार्ट तब हुआ, जो अभी रसिया यूक्रेन का है, जब यूक्रेन 1990-1991 जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ था, तो उस समय यूक्रेन भी इंडिपेंडेंट हो गया था। तो रसिया से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया था उसके बाद। तो यूक्रेन क्या किया, वो इंडिपेंडेंट होते ही उसने क्रीमिया को ऑटोनोमस स्टेट घोषित कर दिया अपने बिहाफ से, ठीक है? तो यूक्रेन ने क्रीमिया को ऑटोनोमस स्टेट घोषित कर दिया 1991 में। और क्रीमिया का जो सुप्रीम काउंसिल था, क्रीमिया का सुप्रीम काउंसिल, उसने अपने आप को यूक्रेन का पार्ट, मतलब यूक्रेन का पार्ट कह लीजिए या यूक्रेन का पार्ट बताया। लेकिन रसिया ये सब मानने वाला नहीं था। ही डिडंट एक्सेप्ट एनीथिंग। रसिया ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस टाइम से स्लोली स्लोली ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गया है रसिया यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर, और ये चलता रहा। फिर फाइनली ये प्रॉब्लम पीक पर कब आया, जब 2010 में 2010 और 14 में विक्टर यांकोविच विक्टर यांकोविच भी यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना था। पहले प्राइम मिनिस्टर था, फिर प्रेसिडेंट बना था। तो विक्टर यांकोविच का रसिया के साथ काफ़ी क्लोज टाई था। मतलब उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें पुतिन जो थे वो रसिया के प्राइम प्रेसिडेंट थे। तो विक्टर यांकोविच और पुतिन के बीच मतलब थोड़ा-सा आप कह सकते हैं फ्रेंडली रिलेशन था। इसकी वजह से यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, क्रीमिया में भी प्रोटेस्ट हुए थे विक्टर यांकोविच के अगेंस्ट में। पुलिस एंड पब्लिक के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। तो ये सब घटना 2014 में हुई थी फरवरी में, और फाइनली विक्टर यांकोविच को भागना पड़ा था, ठीक है? यांकोविच को भागना पड़ा था और वो क्रीमिया के रास्ते रसिया में जाकर एक्साइल हो गया। तो विक्टर यांकोविच जो है वो रसिया में एक्साइल हो गए। तो उस समय यूक्रेन, उसके बाद जो है यूक्रेन की के पार्लियामेंट ने उसे मतलब प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया फाइनली, ठीक है? तो उसके उसका फ़ायदा उठाते हुए पुतिन ने अपने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, सिक्योरिटी चीफ्स के साथ मीटिंग किया कि वी शुड वर्क टू अ, कैप्चर क्रीमिया, ठीक है? क्रीमिया को रसिया में मिलाने के लिए उसने काफ़ी मीटिंग किया और 3-4 दिन के अंदर ही क्रीमिया पर अटैक हुआ 2014 में। क्रीमिया पे अटैक करके उसका जो सुप्रीम काउंसिल था उसको कैप्चर कर लिया और क्रीमिया को इन ये रसिया का पार्ट घोषित कर दिया, ठीक है? यूक्रेन से अलग कर दिया पुतिन ने और रसिया का इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। लेकिन आज भी वर्ल्ड के मेनी स्टेट्स जो हैं, मेनी कंट्रीज जो है इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बट रसिया तो रसिया है, पुतिन तो पुतिन है। वो किसी की नहीं सुनते और उन्होंने क्रीमिया में जो कंट्रोल है वो रसिया का है। क्रीमिया का लीगल सिस्टम जो है वो रशियन लीगल सिस्टम से चलता है। वहाँ का टैक्स और वहाँ का करेंसी जो है, सारा का सारा करेंसी रूबल जो है रसिया का, वही क्रीमिया का भी है, ठीक है? तो सारा कंट्रोल जो भी क्रीमिया पर है वो रसिया का है 2014 के बाद से। तो ये सारा प्रॉब्लम रसिया और यूक्रेन के बीच क्रीमिया की वजह से चलता रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको अगर क्रीमिया के बारे में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रीमिया की वजह से है, ठीक है? और वो काफ़ी पुराना है, लेकिन रिसेंटली 2014 में जो है ये काफ़ी पीक पे चला गया। फिर इसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है आपका रसिया इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में 1905 का वार होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार है, स्टालिन का पीरियड है, ग्रेट पर्ज होगा, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक आज काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं इसमें नेटवर्क इश्यू में।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। और आई थिंक यहाँ मेरे पास काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल आस्क एनी अदर टीचर टू टेक द क्लास नेक्स्ट क्लास, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको वार के बारे में पढ़ाया जाएगा। कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट वार्स हैं, आप लोग देख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में पढ़ कर आइएगा। जब ब्लडी संडे हो गया 1985 का, ग्रेट पर्ज हो गया, यूएसएसआर के बारे में पढ़ाएँगे, यूएसएसआर के बारे में बात होगी। इन सब के अलावा अगर हम लोग आगे जाएँ, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि रसिया में आर्किटेक्चर जो है काफ़ी डेवलप्ड है। मतलब इवन रसिया का एक मेट्रो स्टेशन भी अगर आप विज़िट करते हैं, तो आपको लगेगा हम किसी मंदिर में आ गए हैं। वो कितना हाइली डेकोरेटेड होता है। तो रसिया का आर्किटेक्चर काफ़ी डेकोरेटेड होता है। इसमें चर्चेज़ हो गए, वहाँ पर थिएटर का भी सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ थिएटर का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मेनी कंट्रीज़ में आपको थिएटर की इम्पोर्टेंस नहीं दिखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़े बहुत दिख जाते हैं। लेकिन रसिया में जो है थिएटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर थिएटर्स काफ़ी फेमस हैं। वहाँ पर प्ले होता है, अभी भी पुराने राइटर्स के जो प्ले होते हैं वो थिएटर्स में बाकायदा लाइव किए जाते हैं, प्ले किए जाते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पर, और वो काफ़ी महँगा उसका टिकट होता है, आप अगर जाना भी चाहें तो आपको सोचना पड़ेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है वहाँ, रशियन रशियन कल्चर में इस चीज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो ये कुछ रशियन चर्चेज हो गए, जिसमें नेवल कैथेड्रल ऑफ सेंट निकोलस है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस नाम से याद रखिए। कैथेड्रल ऑफ सेंट सोफिया है, आप इसमें टॉम्ब स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर किसी ये जो आप देख रहे हैं, ये चर्च जो है ये कम्प्लीटली वुड का बना हुआ है। मतलब आप इसकी खासियत समझ सकते हैं। ये बिल्कुल वुड का बना हुआ है, और इसमें वुड के अलावा बिल्कुल कुछ भी स्टोन या कोई और मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। और इसके बारे में एक स्टोरी कहा जाता है कि अ, जो इसका मेकर था, वो एक सिंगल एक्स की मदद से विदाउट यूजिंग इवन नेल्स, जो कील वगैरह होता है वो भी यूज़ नहीं किया था, और उसने सिर्फ एक एक्स की मदद से ये पूरा का पूरा चर्च बना दिया था। और उसके बाद उस एक्स को उसने जो वहाँ पर पास में लेक ओनेगा है, कहते हैं इस चर्च के पास ही है, उसमें फेंक दिया था, ताकि कोई दूसरा इस क्रिएशन को ना बना सके। ये कुछ चर्चेज हैं जो आप बस नाम, अगर नाम भी थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप याद रख सकते तो ठीक है। यही है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, जिसके बारे में बात किया था हमने, जो इवान द टेरिबल जो बनवाया था 1561 में। और ये आप देख सकते हैं कितना मतलब ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, देखने में ही ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको बनाने के बाद जब इसको देखा था, तो इसके जो आर्किटेक्ट थे उसको ब्लाइंड कर दिया गया था। मतलब उसको लिटरली ब्लाइंड कर दिया गया, ताकि दोबारा कुछ ऐसा वो क्रिएट ना कर सके। उसके बावजूद उसने काफ़ी सारे चर्चेज़ को बनाया था। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद आता है थिएटर। थिएटर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें वोल्कोव एकेडमिक थिएटर हो गया। बस इसके नाम से आप अगर देख लीजिए तो काफ़ी है। चैम्बर थिएटर, इसमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट ये बल्शोई थिएटर। अगर एक रसिया में एक थिएटर का सबसे ज़्यादा नाम आता है, तो बल्शोई थिएटर का नाम आता है, ठीक है? ये देख सकते हैं कितना बड़ा-बड़ा थिएटर होता है, ऑडियंस भी आती है काफ़ी सारी मात्रा में। ये पूरा का पूरा फुल होता है, जब भी कोई प्ले होता है, पुश्किन का प्ले हो, चेखव का प्ले हो, और यहाँ पर अक्सर ये सब प्ले होते रहते हैं, ठीक है? तो ये रसिया का कल्चर है ऐसा, कि यहाँ पर आज भी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर कुछ डांस फॉर्म्स हैं, जो आप देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो, याद रख सकते हैं। होरोवोद है, ब्रियान्या है, ठीक है? तो ये कुछ डांस फॉर्म्स है, ठीक है? तो ये रशियन कल्चर हो गया, तो इसको आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है क्लास में, नेटवर्क इशू में, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी आई विल आस्क सम एनी अदर टीचर जो कहीं और से लें और थोड़ा नेटवर्क इशू ना रहे, तो वो आपको जो वार्स जो है रसिया का जो इम्पोर्टेंट पीरियड है 20th सेंचुरी का, और जो
रियली सॉरी एवरीबॉडी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज की क्लास में। आई कांट डू एनीथिंग। हमारा वाईफाई पता नहीं क्या हो गया है आज। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, रसिंग की क्लास।